नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा सहित कई अन्य के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में वरिष्ठ पत्रकार सुमन दुबे समेत अन्य नाम भी शामिल हैं। अब इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल 2025 को होगी। मामला कई वर्षों से राजनीतिक और कानूनी बहसों का केंद्र रहा है। इसे कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के रूप में देखा जा रहा है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड मामला क्या है, इसमें किन पर क्या आरोप हैं और दोनों पक्षों की क्या दलीलें हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। नेशनल हेराल्ड मामला पहली बार 2012 में तब सामने आया जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के तहत एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल की संपत्ति पर कब्जा किया है। उनका दावा था कि यह सब दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस, जिसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए बताई जाती है, समेत एजेएल की देश भर में फैली संपत्ति को हासिल करने के मकसद से किया गया। क्या है एजेएल और वाईआईएल का पूरा मामला? एजेएल एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की स्थापना 1937 में हुई थी और यह नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी थी। 2010 में एक नई कंपनी वाईआईएल बनाई गई, जिसकी शुरुआत 5 लाख रुपए से हुई। इस कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38% हिस्सेदारी थी। शेष 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के पास थी। एजेएल की संपत्ति का ट्रांसफर कैसे हुआ? कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में माफ कर दिया गया। इसके बदले में एजेएल के 9 करोड़ शेयर 10 रुपए प्रति शेयर यंग इंडियन को दे दिए गए। इससे वाईआईएल को एजेएल की लगभग 99% हिस्सेदारी मिल गई। इस तरह वाईआईएल ने एजेएल की संपत्ति, जिसमें कई शहरों में स्थित अचल संपत्तियां शामिल थीं, उस पर नियंत्रण पा लिया, वह भी बिना कोई भुगतान किए। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आती है। ईडी का दावा है कि वाईआईएल को एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति मिली, जिसमें से 988 करोड़ रुपए की राशि अपराध से प्राप्त आय मानी गई है। एजेएल के पास दिल्ली, लखनऊ, मुंबई समेत कई शहरों में कुल 661.69 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां हैं। जांच में फर्जी दान, अग्रिम किराया, विज्ञापन राजस्व में हेरफेर जैसे वित्तीय अनियमितताओं के साक्ष्य भी मिले हैं। वहीं 9 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली में कार्रवाई करते हुए हेराल्ड हाउस समेत लखनऊ और मुंबई की संपत्तियों पर जब्ती आदेश जारी कर दिया। आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि संपत्ति पर तत्काल प्रभाव से कब्जा खाली कराया जाए, क्योंकि इसे अपराध से अर्जित धन से प्राप्त माना गया है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार देती रही है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने एजेएल को यह राशि लगभग 10 वर्षों में किस्तों में दी थी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी, बिल और किराया चुकाया गया। कांग्रेस का दावा है कि वाईआईएल एक लाभ रहित संस्था है, जिसके शेयर होल्डर मुनाफा, डिविडेंड या कोई निजी लाभ नहीं ले सकते। उनका कहना है कि एजेएल का वाईआईएल में विलय पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ और इसका उद्देश्य सिर्फ नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित करना था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल जैसे वरिष्ठ नेता ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। पार्टी ने बार बार कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है ताकि विपक्षी नेताओं को बदनाम किया जा सके। वहीं राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं, सच्चाई के लिए लड़ाई जारी रहेगी। नेशनल हेराल्ड केस अब कोर्ट के संज्ञान में है और 25 अप्रैल को चार्जशीट पर सुनवाई होनी है। इस केस के 2 पहलू हैं। एक ओर यह कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का मामला है, दूसरी ओर इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग और विपक्षी दलों को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है और विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में न्यायालय क्या फैसला सुनाता है और इस फैसले का 2025 की राजनीतिक दिशा पर क्या कुछ असर पड़ता है, क्योंकि 2025 में बिहार में चुनाव भी संपन्न होने हैं।